हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर 1 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपके एग्जाम में टोटल 1 से 52 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। ठीक है, मतलब 52 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहेगा और ये एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, 1 मार्क्स का रहेगा और एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद 31 से लेके 38 तक इसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, वो 2 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इस 8 में से आपको कोई सा भी 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद 39 से लेके 46 तक यहां पर भी 8 क्वेश्चन है, लेकिन इस 8 क्वेश्चन में से भी आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये रहेगा 3 मार्क्स में। ठीक है, ये 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 47 से लेके 52 ये टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 6 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये रहेगा 5 मार्क्स में। ठीक है, तो मैं आपको आज ये जो एमसीक्यू है 1 से लेके 30 तक वो मैं अभी आपको सॉल्व करवा देता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये सब जो बचा हुआ है ये सबको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें कौन सा टर्म 27 नंबर पे आएगा, मतलब ये जैसे आगे जाता रहेगा तो कौन सा टर्म 27 नंबर पे आएगा वो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। ये जो क्वेश्चन है वो एपी का है और एपी का मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए फिर भी मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें सबसे पहले हम लोग TN एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एपी का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें n जो है वो कितना हम लोग लेंगे 27, तो T n की जगह पर 27 और A क्या होगा, A होता है फर्स्ट टर्म, तो A यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 प्लस n तो 27 है तो यहाँ पर मैं 27 लिख दूंगा -1 और D यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब ये जो टर्म है इनके बीच में कितने कितने नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, और वो जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है। T2 में से T1 को अगर मैं माइनस करूंगा तो T2 माइनस T1 अगर मैं करूंगा तो T2 कितना है 14, तो 14 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 9। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है 9 का। ठीक है, तो यहाँ पर 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 26 9, ये हो जाएगा 4 और ये 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 239। ठीक है, तो जो 27 नंबर पे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा 239। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं, तो हाँ ये रहा, ए जो है 239, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म हम लोग को गिवन है 1 है, एंड लास्ट टर्म इज 11 और लास्ट टर्म है 11। इफ द सम ऑफ एन टर्म इज 36, सम ऑफ एन टर्म मतलब कि सबको अगर जोड़ा जाता है शुरू से लेकर लास्ट तक तो उसको जोड़ने पे कितना आता है 36। द वैल्यू ऑफ एन विल बी, तो एन का वैल्यू कितना होगा, मतलब कितने टर्म को जोड़ने पर 36 आएगा। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप का हो कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो और क्वेश्चन कौन सा हो सम ऑफ टर्म का। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए उसमें एक फॉर्मूला है SN। हम लोग SN क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सम वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एपी वाला, तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट A प्लस L। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो n का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है
है ना, तो n की जगह पर रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है इफ द सम ऑफ n टर्म इज 36, तो यहाँ पर Sn का वैल्यू दे रखा है 36, तो Sn की जगह पर मैं 36 लिखूंगा इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म कितना गिवन है 11, है ना, तो ये रहा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 इस तरफ डिवाइड में है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस 11 12। ठीक है, अब जो 12 है वो n के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2/12, और इस तरफ n बच जाएगा। 12 को 36 से काटेंगे तो 12 के टेबल में 36 3 बार में आता है, और 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो n का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि n का वैल्यू क्या होगा 6। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप ये जो 30 क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। देखिए ये कौन सा चैप्टर का है, जीपी का। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें थर्ड टर्म क्या गिवन है 4। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज, हम लोग को पूछा है अगर फर्स्ट 5 टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि मल्टीप्लाई अगर करें तो हम लोग का कितना आंसर आएगा वो पूछा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये जीपी का है, तो मान लेते हैं कि ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है और T5 है। ठीक है, हम लोग को कौन सा गिवन है, हम लोग को गिवन है थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, मतलब थर्ड टर्म मतलब ये गिवन है। ठीक है, ये कितना है, ये है 4। ठीक है, अब देखिए जीपी में क्या होता है, उसमें हम लोग रेशियो देखते हैं, है ना, रेशियो अगर ये 4 है तो इसके आगे वाला इसका डबल होगा। ठीक है, फिर उसके आगे वाला उसका डबल होगा, और अगर पीछे वाला देखना है तो 4 के पीछे करने के लिए हम लोग उसका आधा कर देते हैं, जैसे कि 4 का आधा हो जाएगा 2, और 2 का आधा हो जाएगा 1, और 1 का आधा हो जाएगा 0.5, और 0.5 का आधा हो जाएगा 0.25, है ना। लेकिन हम लोग का T1 यहाँ पर है तो यहाँ तक ही रहने देंगे। ठीक है, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आगे बढ़ना है तो इसको दुगना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो 4 का डबल हो गया 8, और 8 का डबल हो गया 16। ठीक है, तो ये हो गया 5 टर्म। ठीक है, तो हमने से क्वेश्चन में यही पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2 1 2 ये हो जाएगा 2, और फिर 2 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 64, और 64, अच्छा एक मिनट, 2 और 2 4 जा 8 8 जा 64, और 64 16 जा। ठीक है, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 4 जा मतलब 6 4 जा 24, 2 6 जा 36 37 38 38, और इंटू 4 और ये 6। ठीक है, तो ये हो गया 4 12 2 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 1024। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, ये डी नंबर। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना था, अगर आपसे 5 टर्म तक पूछा था तो 5 टर्म, अगर इसके आगे पूछता तो इंटू 32, है ना, और पूछता आगे में तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ 15PR इज इक्वल टू 2730 देन द वैल्यू ऑफ R विल बी। इसमें पूछा है कि इसका वैल्यू इतना है तो R का वैल्यू कितना होगा, वो हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कितना है 15PR इज इक्वल टू 2730। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये क्वेश्चन है वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और परम्यूटेशन में क्या होता है कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, जैसे कि ये 15 है तो ये 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 ऐसे करते हम लोग जाते रहेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हम लोग का ये आंसर ना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग चलो करते हैं। तो अगर 15 को मैं 14 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15 और 14, तो ये 20 0 2 4 5 6 इंटू 5 और
ये 1, ठीक है। तो ये हो गया 0 1, ये हो जाएगा 210। और 210 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 और 13, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 6, 0 1 2 0 3 7 2। देखिए यहाँ 13 तक ही मल्टीप्लाई करने पर मेरा 2730 आ जा रहा है, तो मैं यहीं तक सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा, आगे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अगर यहाँ तक मैं नहीं आता तो मैं आगे तक और मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1 2 3, ठीक है। 3 तक करने पे मेरा ये आंसर आ जा रहा है, इसीलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मेरा यहां तक में नहीं आता, आगे और जाना पड़ता, तो अगर 4 तक जाना पड़ता यहां तक तो ये मैं 4 लेता, अगर और आगे जाना पड़ता तो मैं 5 लेता, ठीक है। तो इसीलिए r का वैल्यू यहां पर क्या हो गया 3। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो इसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इफ NC12 is equal to NC8 then N is equal to, ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा हो कि NC8 है पहले 12 is equal to NC8, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है N सेम है, ठीक है, C, लेकिन यहाँ पे जो 12 है यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम है नहीं, इक्वल है नहीं एक दूसरे के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं 12 और 8 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू n हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 20, ठीक है 20। तो n का वैल्यू कितना आया 20, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 2 लेटर ऑफ द वर्ड कैट, ठीक है। तो यहां पर कैट से कितने 2 लेटर के वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर हम लोग के पास है तो 3 CAT, ठीक है 3, लेकिन हम लोग को बनाना है सिर्फ 2, ठीक है। तो हम लोग इसमें कितने डाल सकते हैं, फर्स्ट वाले में मैं C को भी डाल सकता हूं, A को भी डाल सकता हूं और T को भी डाल सकता हूं। मतलब यहां पर मैं तीनों को ले सकता हूं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक जब मैं यहाँ पर ले लूंगा उसको मैं यहाँ पर डबल, मतलब जैसे अगर यहाँ पर मैं C ले लिया तो मैं यहाँ पर C नहीं ले सकता, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जब यहाँ पर मैं कोई एक ले लूंगा तो मेरे पास सिर्फ 2 ही बचेगा जिसको मैं ले पाऊँ। मान लो सपोज करते हैं कि जैसे कि इसमें तो मैं तीनों में से कुछ भी ले सकता हूँ CAT, ठीक है, इन तीनों में से मैं कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए कि मैं सिर्फ C लिया, ठीक है, तो मैं C दोबारा यहाँ पर नहीं ले सकता, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा मेरे पास A या T, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर A लिया तो मैं यहाँ पर A को दोबारा नहीं ले सकता, मैं सिर्फ C और T जो रिमेनिंग बचेगा सिर्फ उसको ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर तो मैं ये तीनों को किसी को भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 को ले सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल हम लोग स्पीड में करने के लिए ये तरीका है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या है, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो 3P 3 लेटर्स है हम लोग के पास और प्लेस कितना है, प्लेस है 2, तो 3P2, ठीक है। ऐसे करके करते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए अगर ये है NPR तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो n की जगह पर क्या है 3, तो 3 का फैक्टोरियल बाय n माइनस r, तो n क्या है 3 माइनस 2, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, ठीक है। और नीचे वाला 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6 और 6 1 6, तो यहाँ पर 6 आंसर है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो ठीक है, तो इसके बाद मैं और क्वेश्चन को लिख लेता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ NP3 इज इक्वल टू 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हम लोग को इसमें n का वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। तो चलो ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है NP3 इज इक्वल टू 60, ठीक है, ये है। इसको फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस तरफ इज इक्वल टू 60, ठीक है।
आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, परम्यूटेशन में मैंने ये करवाया है, ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा। चलो इसके आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे में n-3 है, तो मैं ऊपर वाले को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यहाँ पर n-1, n-2, n-3 ऐसे करके लेके जाऊंगा, ठीक है, और वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक ये नीचे वाला कट जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर n-1, n-2, n-3, ठीक है, और यहाँ पर मैं रोक दूंगा और यहाँ पर मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा, ठीक है। ये मैं n-3 तक ही इसलिए रोका क्योंकि नीचे में भी n-3 है, n-3 का फैक्टोरियल है, तो उससे क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे में n-4 होता या फिर n-5 होता तो मैं इसको और आगे लेके जाता, ठीक है, n-4, n-5 ऐसे करके और आगे लेके जाता ताकि नीचे और ऊपर वाला कट जाए, ठीक है। अब देखिए अब ये कट चुका है तो इधर बचा है 60, ठीक है। चलो अब इधर में देखिए, इधर में क्या बचा हुआ है, n इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब देखिए अगर इधर में ये 1, ठीक है, ये 1, 2 और 3, ठीक है, 3 तक ये आया है, तो इस तरफ वाले को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 तक हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे 3 नंबर तक। जैसे कि कैसे, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 60 का हो जाएगा, हाँ, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। देखिए ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ले सकता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे 5 ले लिया या फिर 6 इंटू 3 ऐसे करके कुछ अलग नंबर ले लिया, वैसा नहीं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट था, मतलब 3, 1, 2, 3, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 60 है, तो 5, 4 जा 20 और 23 जा 60, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये पहला वाला होता है ये पहले वाले के लिए होता है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला होता है ये इस दूसरे वाले के लिए होता है, और जो ये तीसरा वाला होता है ये इस तीसरे वाले के लिए होता है, ठीक है। तो मुझे तो n का वैल्यू पता करना था, तो n का वैल्यू कितना निकला, 5, तो n = 5, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकला 5, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, तो ये b इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, चलिए ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मैं इसके आगे वाला करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ, इसका हम लोग को वैल्यू पता करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का नहीं है, डिटरमिनेंट का है, ठीक है। कैसे पता चलता है, देखिए मैट्रिक्स वाले में ना ऐसे करके ये वाला ऐसा रहता है, ठीक है, और डिटरमिनेंट वाले में सिर्फ सीधा लाइन होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का नहीं है, डिटरमिनेंट का है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, ये है x², फिर 5x, फिर x, फिर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिटरमिनेंट में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x² को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 5x², ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का साइन देना पड़ता है, फिर 5x को x के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा 5x², ठीक है। 5x² में से 5x² गया तो बचा 0, है ना, कुछ बचा ही नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इन अ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में द नंबर्स ऑफ रो इज, रो मैट्रिक्स में कितने रोज होते हैं वो हम लोग से पूछा है। तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, तो इसीलिए इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इफ ए का वैल्यू ये है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स का है, ठीक है, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है, देन a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, a प्लस बी हम लोग से ये पूछा है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 373716, ठीक है, ये a का है, प्लस b का देख लेते हैं, b का है 4572, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो ये ऊपर वाला फर्स्ट नंबर है ये इस वाले के फर्स्ट नंबर से ही ऐड होगा, ये सेकंड वाला जो नंबर है वो सेकंड वाले से होगा, थर्ड वाला थर्ड वाले से होगा, और ये फोर्थ वाला फोर्थ वाले से होगा, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, तो 3 + 4 7, 1 + 7 8, 7 + 5 12 और 6 + 2 8,
ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में जहां पर भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये था 10 नंबर, इसके बाद 11 को करते हैं, ठीक है। मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इफ a इज इक्वल टू a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, देन द वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये जो साइन है उल्टा u का वो इंटरसेक्शन का होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। क्या है? a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। तो a का वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। a का वैल्यू है a b c d, तो a b c और d, ठीक है, ये है a का। इंटरसेक्शन b का देख लेते हैं। b का क्या है? b का है b d e f, ठीक है, ये है। चलो ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग को दोनों में कॉमन देखना होता है, मतलब ऐसा क्या चीज है जो दोनों में है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि दोनों में क्या चीज है। तो इसमें भी b है और इसमें भी b है, तो b हो जाएगा, और इसमें भी d है और इसमें भी d है, तो d भी हो जाएगा। बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में हो, तो इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कहाँ पर ये है, ठीक है। तो चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का करते हैं। तो ठीक है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। इसमें बोला गया है इफ a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, देन द वैल्यू ऑफ c माइनस a इंटरसेक्शन b, इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो चलो ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का, और हम लोगों से इसमें पूछा है c माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले काम करते हैं, a इंटरसेक्शन b का वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू, ठीक है। तो a मुझे क्या गिवन है? a गिवन है PQRS, PQRS, ठीक है, ये है। और इंटरसेक्शन और b का वैल्यू है QST, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है? Q इसमें भी है, S और S इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है Q और S, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलो तो ये हम लोग का इसका वैल्यू निकला। तो चलो ठीक है, इसके जगह पर मैं QS लिख सकता हूं, तो C माइनस Q और S, ठीक है, ये हो गया। चलो अब C का वैल्यू क्या था? C का था MQN, तो यहां पर मैं C की जगह पर MQ और N लिख लूंगा, ठीक है। चलो फिर माइनस का साइन, फिर ये चीज, तो ये हो जाएगा Q और S, ठीक है। चलो अब माइनस में हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, इस तरफ देखना होता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो इसमें भी है और वो चीज कट जाएगा, ठीक है, वो चीज इसमें से कट जाएगा। जैसे कि इसमें Q है, तो Q जो है वो इसमें से कट जाएगा, और तो कुछ है नहीं जो दोनों में हो, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर इसमें जो बचा हुआ रहेगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें बचा हुआ क्या है? M और N, ठीक है, ये बचा हुआ था, तो इसीलिए इसका आंसर MN हो जाएगा। तो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 3x का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी, यहां पर हम लोग को 3x का पावर 4 को सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर आपने डिफरेंशिएशन का मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग d बाई dx, ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करते हैं 3x का पावर 4, ठीक है, ये चीज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 और यहाँ पर जो 3 है पावर, और जो शुरू में जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और x, और जो पावर है वो एक कम हो जाता है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये C नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये 3 होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जैसे कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स, और कुछ भी पावर होता है जैसे x का पावर n, ठीक है, ऐसे करके लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है nx n माइनस 1, ठीक है। यही सेम चीज हम लोग यहाँ पर किए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो n था वो n हम लोग यहाँ पर कम भी किए थे, जैसे 4 था,
तो 4 - 1 किए तो यहाँ पर n - 1 वही चीज है, और यहाँ पर जो भी चीज रहता है उससे यहाँ वाली चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपने डिफरेंशिएशन का देखा है ना मेरा वीडियो, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चन वीडियो में करवाया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इफ y is equal to 2 log x then dy by dx is equal to, ठीक है। यहाँ पर y का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू 2 log x, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए 2 का तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और log x, ठीक है, log x का होता है 1/x, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो 2 into 1 ये हो जाएगा 2 और नीचे में x, तो 2/x इसका आंसर होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो 15 पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि इंटीग्रेशन 2x + 3 का पावर 5 dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका जो फॉर्मूला है पहले मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n, ये इसका अगर फॉर्मूला में इसका बताऊं तो इसका हो जाएगा x n + 1/n+1। ये इंटीग्रेशन का अगर किसी का पावर दिया हुआ रहता है तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दे रखा है 2x + 3 और इसका पावर कितना है 5, तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1, ठीक है। और नीचे में भी हम लोग को n + 1, तो n कितना है 5, तो 5 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3/6 और इसका भी ये 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये ऊपर वाले का इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ x का पावर n था ना, यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसीलिए अगर मैं इसका 2x का या 2x + 3 का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2, तो यहाँ पर मुझे 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x + 3 का पावर 6 और नीचे में 12, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बोला गया है द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज AM, इज इट ट्रू। बोला गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी को जो मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है वो AM है। AM मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? हाँ, तो ये पूरी बात सही है, तो इसीलिए ए इसका ट्रू जो है वो सही होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है मीन ऑफ 5, 8, 11, 16, 15 इज। हम लोग को इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या करना होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें बोला गया है मीन निकालना है। तो मीन के लिए होता है मीन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है, ठीक है। तो एवरेज भी आप कह सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, जो भी नंबर होते हैं उसको प्लस करना होता है। तो मैं यहाँ पर सब नंबर को प्लस कर देता हूँ। 5 + 8 + 11 + 16 + 15, ठीक है। ये सब नंबर को प्लस करके, और जितने भी नंबर होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है तो 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सब नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो 55/5, ठीक है। इसको काटेंगे तो आएगा 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 11, तो मीन हो जाएगा 11 ये, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें बोला गया है मीडियन ऑफ, हम लोग को अब मीडियन निकालना है इसका, ठीक है। चलो ठीक है, तो मीडियन निकालने का क्या होता है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में। तो यहां पर मैं अरेंज करता हूं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करता हूं। तो इसको अगर मैं अरेंज करूं तो सबसे पहले 40, 50, 60, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूं 40, 50, 60, फिर 80, 90, 100 और 170, ठीक है। ये हो गया छोटा से बड़ा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद हम लोग को इसको देखना होता है कि ये है कितना। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो n कितना है 7।
तो अगर n 7 होता है तो मीडियन का फॉर्मूला कौन सा लगता है? तो मीडियन का फॉर्मूला लगता है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो इसमें n कितना है? n तो है 7, तो 7 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8/2। तो ये हो गया 8/2। इसको काटेंगे तो आएगा 4। मतलब ये जो 4 आया ये फोर्थ टर्म आया है। ठीक है, फोर्थ टर्म। तो इसमें फोर्थ टर्म कौन सा होगा? ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो आंसर क्या होगा? 80। तो इसका 80 आंसर हो जाएगा, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है मीडियन इज, मीडियन क्या होता है? तो मीडियन होता है मिडल वैल्यू को मीडियन कहते हैं। तो वही इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर, कि मिडल मोस्ट वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला है मोड इज, मोड क्या होता है? तो मोड जो सबसे ज्यादा बार जो आता है, जो भी नंबर आता है उसी को हम लोग मोड कहते हैं। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग मोड कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो वो पूछ रहा है। तो इसमें से जो सही है वो सी नंबर। ठीक है, ये सी नंबर, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो अगर गिवन है और अगर तीसरा निकालने के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप देख लीजिएगा कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं विच इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो करेक्ट है? तो इसमें से जो करेक्ट है वो सी नंबर होगा, gm इज इक्वल टू, यहां पर a होगा। ठीक है, क्योंकि gm दो बार आ गया है, यहां पर a होगा am। तो gm इज इक्वल टू रूट अंडर am इंटू hm। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला गया है लीस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड। क्या लीस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है वो ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए होता है? हाँ बिल्कुल होता है, तो इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इसको करने से पहले मैं इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें बोला गया है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर 8 एंड 18 आर। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग को निकालना है दो नंबर का, वो दो नंबर कौन कौन से हैं? 8 एंड 18। तो जब भी आपको अगर ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब आपको दो नंबर गिवन हो। ठीक है, तो दो नंबर जो गिवन है आपका वो दोनों है 8 और 18। तो यहां पर आप लिखिएगा 8 इंटू 18। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा 144, तो ये 144 हो जाएगा। और रूट 144 होता है 12 का। ठीक है, तो जीएम का वैल्यू निकल गया 12, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं, फिर वो भी सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशंस आर। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सीजनल वेरिएशन का कॉज करता है। ठीक है, तो वो होगा इसमें से वेदर एंड सोशल कस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल इज। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि हम लोग को बताना है कि रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जबकि एक बैग में 4 रेड और 5 व्हाइट बॉल है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया ये प्रोबेबिलिटी का है, तो PE इज इक्वल टू, और ई क्या है? ई है रेड बॉल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, रेड बॉल के बारे में। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग का टोटल बॉल कितना है? टोटल बॉल है 4 रेड है और 5 व्हाइट है, तो 4 + 5। ठीक है, और ऊपर में वो देते हैं जो पूछा गया है, तो पूछा गया है रेड के बारे में, तो रेड कितना है? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/9।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4/9 होगा, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन लीप ईयर इज। देखो लीप ईयर में हम लोग को ये बताना है कि 53 संडे आने का चांसेस कितना है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको ये समझाता हूं कि लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो होते हैं 366 डेज। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वीक जो होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसीलिए 366 को 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जाएगा 5 बार में 35, फिर 1 और 6, फिर ये जाएगा 2 बार में 14 और ये 2। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जो यहाँ पर ये 52 आया है, इसका मतलब कि संडे भी 52 होगा, मंडे भी 52 होगा, ट्यूसडे भी, सब कुछ जो है वीक का जो डेज होता है वो 52 होगा। लेकिन उसके बाद भी 2 डेज जो है वो बच जाएगा। तो वो 2 डेज क्या क्या हो सकता है? 2 डेज हो सकता है संडे और मंडे। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर मंडे और ट्यूसडे ये हो सकता है, या फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे ये हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे ये हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे ये हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे ये हो सकता है, और सैटरडे और संडे। ठीक है, देखिए ये सब हो सकता है ना। अब देखिए इसमें से ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 है। इस 7 में से संडे जो है वो एक इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक है, तो टोटल था 7। उस 7 में से 2 ऐसा केस है जिसमें संडे आ रहा है, तो 2/7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2/7 ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, उसको मैं बताता हूं, पहले इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 8 इज। इसमें बोला है कि हम लोग के पास 2 डाइस है और 2 डाइस को थ्रो करने पर 8 से ज्यादा आने के चांसेस क्या क्या है। ठीक है, मतलब 8 से ज्यादा क्या होगा, 9 है ना, तो मतलब 9। तो हम लोग के पास 2 डाइस है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 3 और 6, एक में 3 आए और दूसरे वाले में 6 आए। देखो दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे तो 9 आएगा। हम लोग को क्वेश्चन में ही बोला है कि ग्रेटर देन 8 से ज्यादा आना चाहिए है दोनों का जोड़ के। ठीक है, तो 3 6 या फिर हो सकता है 6 3। ठीक है, ये भी 9 बन रहा है। चलो और देखते हैं और क्या हो सकता है, और 4 5 और 5 4 ये हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 5 5 5 5 हो सकता है। ठीक है, और 6 6 6 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 4 और 4 6 ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, नहीं 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, 11 6 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है। ठीक है, और तो नहीं हो सकता है। तो इतने केसेस है जो कि ये क्या है, 8 से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 9 हो रहा है। ठीक है, ये 9 यहाँ पर ये 10 हो रहा है, यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ 11, यहाँ 11, लेकिन सब जो है वो 8 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो कितने केसेस है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केसेस है। ठीक है, तो ये हो गया नीचे में 10। ठीक है, और हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है कि ना सिंगल थ्रो 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 8। तो ये हो गया, हाँ सॉरी नीचे में नहीं, ऊपर में 10 और नीचे में टोटल, जब भी हम लोग 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है आने का 36। ठीक है, 36। तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, तो 5/18 इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। अच्छा ये सी नंबर ये हो सकता है, यहाँ पर शायद 1 रह गया होगा, तो 5/18 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें बोला गया है एट द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कम्युलेटिव अंडर। तो वो किसके अंडर में होता है, ए बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के अंडर में होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें बोला है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड है वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है बाइनोमियल थ्योरम पे। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आ क्या होगा, मैंने 30 MCQ आपको करवा दिया है और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, इसके बाद सब्जेक्टिव का मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे ये क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के भी मॉडल पेपर आप ले सकते हैं और उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले बार का भी जो
इसका तरीका था वो भी सेम था, ठीक है, पैटर्न जो था सेम था, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिससे आपका हेल्प हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।